नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। रोज़ आपको राजनीतिक किस्से बताता हूं, कहानियां बताता हूं। मोदी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या किया, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे। तो मैंने सोचा कि अब देश के कुछ उद्योगपतियों के बारे में बात की जाए। आमतौर पे जो मीडिया चैनल्स होते हैं या जो सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे होते हैं लोग, वो उद्योगपतियों के बारे में कम बात करते हैं। आज मैं आपको अंबानी परिवार के चश्मे नूर इन साहब अनिल अंबानी की शानदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। किस तरह धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल डाल के देश का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और उनके बेटे ने गड़बड़ी की जो दास्तानें लिखी हैं, धोखाधड़ी की जो दास्तानें लिखी हैं, वो दास्तान आपको हैरान कर देगी। एक गाना सुना होगा आपने, बड़ा फेमस गाना था, मेरा भी पसंदीदा था। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बड़ा बेतकल्लुफ़ होके गाना गाया गया था और बड़ा जोशीला गाना गाया गया था। लेकिन आज इस गाने के लब बोलो आप, कोई धुएं में कैसे अपनी दौलत को उड़ा सकता है, कैसे अपने ताकत, अपने अहंकार के नशे में एक के बाद एक बड़ी गलती कर सकता है, ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। अंबानी परिवार का एक लाडला, धीरूभाई का दुलारा अनिल अंबानी किस तरह बर्बाद हुआ, ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। आज मैं आपको देश के सबसे अमीर परिवार मतलब अंबानी परिवार की वो अनसुनी कहानी बताना चाहता हूँ कि किस तरह अनिल अंबानी ने खुद को बर्बाद किया और धीरूभाई अंबानी के नाम पर एक ऐसा दाग लगाया जिसकी भरपाई अंबानी परिवार नहीं कर सकता। आप जानते होंगे मुकेश अंबानी, देश के सबसे पैसे वाले शख्स, दुनिया में एक के बाद एक पायदान पर चढ़ते हुए शख्स मुकेश अंबानी। इस शख्स की भी अपनी अलग कहानी है, दोनों भाइयों की अलग अलग कहानी है। आप सोचिए, अगर आप देश के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स हो जाए, आपके पास लक्ष्मी जी की इतनी कृपा हो जाए कि आपकी सारी दौलत भर जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में आएगा कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे ये देश मुझे हमेशा याद रखे। मगर इन साहब ने एक नई रास्ता अपनाया। इन साहब ने मीडिया चैनल खरीदे। नेटवर्क 18 आप देखते होंगे, जिसमें देवगन और चोपड़ा दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, दिन भर नफरत करते रहते हैं। ऐसी नफरत फैलाते हैं जो पेट्रोल डाल के देश में आग लगा दे। इस शख्स के चैनल पर दिन भर नफरत का वो कारोबार होता है, दिन भर हिंसा की वो बातें होती हैं जो शायद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच दरार पड़ जाए और उसमें इन साहब का चैनल सबसे आगे रहता है। ये धीरूभाई अंबानी के बड़े साहबजादे हैं। और जब खुद का रहने का मामला सामने आया, जब ये हुआ कि खुद कहाँ रहा जाए, तो उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके दुबई में अपना एक हज़ारों करोड़ का आशियाना बनाया, खरीदा। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बनाने में आगे रहते हैं। ये धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। तो जब मैं आज देश के उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ, तो देश में नंबर 2 पर जिनका नाम है, जिनको मोदी जी का देश दोस्त भी कहा जाता है, बड़े हमले होते हैं, गौतम अडानी। जानते होंगे साहब, कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हमले कर रही है, पूछ रही है कि ये शख्स साहिब का इतना करीबी कैसे हो गया कि जिसने कुछ ही सालों में इतनी बेशुमार दौलत हासिल कर ली कि जिस पे हाथ रखा वो चीज़ इस शख्स की हो गई। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, काफ़ी आरोप लगे, जांच चल रही,
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अभी तक साहब का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जब साहेबी दोस्त हो तो इंसाफ का क्या बिगड़ेगा। तो मैं आज आपसे बात कर रहा था इन दोनों के अलावा धीरू भाई अंबानी के परिवार की, कि किस तरह अनिल अंबानी ने अपने आप को बर्बाद किया। किसी जमाने में चमकते हुए सितारे के रूप में देश भर में छा जाने वाले ये साहब अनिल अंबानी अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। कोई पूछ ही नहीं रहा उनको वो हैं कहाँ, कोई याद ही नहीं कर रहा कि वो उनको हैं कहाँ। और मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ कि अनिल अंबानी और अमर सिंह की दोस्ती की कहानियाँ। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय दादरी के पास में अनिल अंबानी ने बहुत ज़मीनें ली, किसानों की ज़मीनें ली, एक बड़ा पावर प्लांट लगाना चाहते थे। पहली बार मेरे पास एक स्टोरी के लिए दिल्ली से मेरे मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संजय जी, एक स्टोरी के कागज़ देना चाहता है मेरा एक मित्र आपको, अनिल अंबानी के खिलाफ हैं। और तब अनिल अंबानी अमर सिंह के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। अमर सिंह का करीबी जो दोस्त हुआ वो बर्बाद हुआ, तबाह हुआ। और उस समय अमर सिंह की और अनिल अंबानी की, ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इनकी कहानियों के चर्चे बहुत सत्ता के गलियारों में थे। अनिल अंबानी जो चाहते थे वो कर लिया करते थे। दादरी के पास किसानों की कई एकड़ ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन अंबानी को दे दी गई। अमर सिंह के पीछे उस कहानी थी, अमर सिंह ने कौड़ियों के भाव वो ज़मीन दे दी। किसानों ने लंबा आंदोलन किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजबब्बर गए, किसानों के साथ खड़े हुए, लेकिन कौन सुनने वाला था। अनिल अंबानी के समय तूती बोलती थी देश में, अनिल अंबानी जिस पे हाथ रखते थे वो उनका काम हो जाता था। लेकिन वो अनिल अंबानी अब पता नहीं कहाँ है, कोई पूछता नहीं है। राफेल मामले में दलाली की बात सामने आने के बाद सरकार के लोग भी इनसे किनारा करने लगे हैं। अनिल अंबानी की बर्बादी की कहानी को आज मैं बता रहा हूं, और आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन साहब की कंपनी रिलायंस कैपिटल का नियंत्रण अपने हाथों में लेते समय बहुत कड़े शब्दों में कहा कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को हटा दिया गया है। आरसीएल अपने लेनदारों को विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक गया है। यह गंभीर प्रशासनिक चिंताओं का विषय है। कंपनी का बोर्ड भी प्रभावी ढंग से इस समस्या को संबोधित करने में सक्षम नहीं है। यह वाकया 29 नवंबर 2021 का है, और तब बैंकिंग नियामक द्वारा गंभीर शासन संबंधी चिंताओं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कभी कोई करता नहीं था। इन साहब के लिए किया गया, ये चमकते हुए सितारे के लिए किया गया, इसके हेरा फेरी के लिए किया गया। आप खुद सोचिए, अंबानी खानदान का लाडला, अंबानी खानदान का चश्मे नूर अनिल अंबानी के लिए जनवरी 2024 में एसबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने इन साहब यानी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के 3 बैंक खातों रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को धोखाधड़ी करने वाली संस्था के रूप में चिन्हित किया है। यह अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात हो सकती थी अगर वो लेते। जनवरी 2023 में राइटर्स ने खबर दी कि सेबी निवेशकों के पैसे के संदिग्ध दुरुपयोग के लिए देश के सामने बड़े विदेशी स्वामित्व वाले फंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और यस बैंक के बीच निवेश की जांच कर रहा है। हंगामा मच गया था इस बात से। ये निवेश 2016 और 2019 के बीच शुरू हुए थे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड तब अनिल अंबानी समूह की कंपनी थी। कंपनी पर आरोप लगाता कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉरपोरेट फाइनेंस ने प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिया।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कई लोगों के हवाले से लिखा गया कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह का हिस्सा रही रिलायंस होम फाइनेंस ने संभावित अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 2 उधारकर्ताओं के एक समूह को लगभग 12,000 करोड़ का कर्ज दिया। 12,000। ऑडिट कंपनी ग्रांट थारनाट द्वारा किए गए ऑडिट में इन कर्ज के जो उन्होंने कर्ज लिया उनके वित्तीय स्थिति कमजोर बताई गई और इन कंपनियों में समान रूप से विशेषता पाएगी, मतलब एक जैसी पाई गई। अनिल अंबानी की जिंदगी में कई और दागदार पहलू हैं। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम, कितना हल्ला मचा था 2G स्पेक्ट्रम का। ये साहब जो हैं 2G स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई ने इनके ऊपर केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इनसे पूछताछ की। आपको यकीन हो रहा होगा, अंबानी खानदान के चश्मे नूर से ईडी ने पूछताछ की। उनके खिलाफ आरबीआई और ऑडिटर द्वारा खराब से खराब कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। लंदन की अदालत में इन साहब ने दलील दी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए चीनी बैंकों का बकाया हम चुका नहीं सकते। सोचिए, कोई आदमी कैसे अपने पतन की कहानियां खुद लिख सकता है। 2007 में जिस व्यक्ति की नेटवर्थ $45 मिलियन थी, $45 बिलियन, वह घटकर 2019 में $2 बिलियन से भी कम रह गई और अब तो लगभग 0 पर पहुंच गई है। गजब बर्बादी की कहानी भी गजब ही है। उनके समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण मार्च 2008 में 2.38 लाख करोड़ से गिरकर फरवरी 2014 में 25,000 करोड़ से भी कम का रह गया। रिलायंस पावर आईपीओ की विफलता ने बाजार की कहानी ऐसी तबाही की तरह लिखी कि खुदरा निवेशकों का प्राइमरी इशू पर फिर से विश्वास करने में कई साल लग गए। मगर अनिल अंबानी भला अपनी गलतियों को मानने को कैसे तैयार होते हैं। 2017 के अंत में उन्होंने एक बार फिर बड़ा गलत दावा किया। कहा कि पुनर्गठन के बाद नए आरकॉम पर सिर्फ 6,000 करोड़ का कर्ज रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को चीन का विकास बैंक का भी समर्थन मिला हुआ है। ये ऋण कटौती भारत में किसी भी समूह या कंपनी के लिए ऐतिहासिक है। अपने बड़बोलेपन को दिखाते हुए उन्होंने इसे भारतीय कारपोरेट जगत के लिए कर्ज प्रबंधक मामले में एक सीख तक बता दिया। ये कोई आसमान से जमीन पर आने वाली साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सिस्टम का दोहन, सिस्टम का शोषण हर उस तरीके से किया जैसा वो कर सकता था। इसके बावजूद उसे किसी भी तरह के इंजाम का सामना करना नहीं पड़ा। कोई इल्जाम नहीं, कोई अंजाम नहीं। अनिल अंबानी की जिंदगी में धोखाधड़ी की कई और कहानियां हैं। एक ऐसा दौर भी था जब अनिल अंबानी पर कर्जा चुकाने के लिए पैसा चुकाने का भारी दबाव था। इन साहब के पास संपत्ति बेचकर पैसा जुटाने की सारी कोशिशें नाकाम रही थीं। तब अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी का सहारा लिया, बैंकों और अन्य संस्थानों से पैसा उधार लिया और अन्य समूह कंपनियों को पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये सर्वोच्च कोटि की बड़ी से बड़ी धोखाधड़ी थी। मार्च 2020 में यस बैंक के तत्कालीन सीईओ राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि वो किसी और के नहीं, अनिल अंबानी के साथ एक बड़े घोटाले में शामिल थे। अखबार मिंट ने अपने एक लेख में यह भी बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे की मदद की और बैंकों और शेयरधारकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस के फॉरेंसिक ऑडिट ने
अंबानी और कपूर के बीच संबंध सामने लाए सामने डिटेल दिखाई, जिससे दोनों के बीच सर्कुलर ट्रेडिंग का पता चला। यस बैंक का रिलायंस समूह की कंपनियों पर करीब 12,000 करोड़ का कर्ज था। एक कंपनी है, नाम है ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। इसने अप्रैल 2018 में रिलायंस होम से 60 करोड़ का उधार लिया और इन पैसों का इस्तेमाल अपनी मूल कंपनी RAB इंटरप्राइजेज के मौजूदा 60 करोड़ के ऋण को चुकाने के लिए किया। सोच सकते हैं आप, ऐसी कहानी इस धोखाधड़ी के वाले शख्स की, अंबानी के चश्मे नूर की। इसी तरह अमेजन स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कपूर से जुड़ी एक अन्य कंपनी है, जिसने अप्रैल 2018 में रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस से 125 करोड़ रुपए उधार लिया। इसका उपयोग फिर अपने मूल उधार RAB के मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए किया गया। RAB का स्वामित्व राणा कपूर की पत्नी बिंदु राणा कपूर के पास है। ऐसा तब भी होता रहा जब यस बैंक ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने ऋण देना जारी रखा। ये चंद उदाहरण हैं अंबानी की कंपनियों के धोखाधड़ी के। ऐसी कई कहानियां अभी और बाकी हैं, ऐसे कई बातें और बाकी हैं। सोचिए आप, इतना चमकता हुआ सितारा कैसे गर्त में आकर मिल जाता है। और यहां भी समझिए आप कि पैसा कैसी चीज होता है जो भाई भाई के रिश्ते में दरार डाल सकता है। अनिल अंबानी बर्बाद हो रहे थे और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी इन कहानियों पर मजे ले रहे थे। मैं आपको वो 2007 का किस्सा बता रहा था, जब दादरी में ये ज़मीनें ली गईं तो मेरे दिल्ली के एक मित्र ने फ़ोन किया कि उनका एक मित्र, उसके पास अनिल अंबानी की कंपनियों की बहुत शानदार कहानियां हैं, धोखाधड़ी की कहानियां हैं, क्या तुम छाप पाओगे? मैंने कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दीजिए। वो कहानियां आई, उनमें जिक्र था कि किस तरह किसानों की ज़मीनों को धोखाधड़ी से हड़पा गया। हमने अपने अखबार में फुल पेज स्टोरी करी। उसके बाद उन शख्स ने हमें एक दो स्टोरियां और आके दी जो अनिल अंबानी के खिलाफ थी। बाद में मुझे पता चला, मैं पता नहीं मैं कितना सही था या कितना गलत था, क्योंकि नीरज आडिया के टेप आ गए थे और जो सज्जन मुझसे संपर्क में थे उनका नाम भी उसमें आया था। मैं चौंका कि ये सज्जन तो अपने बारे में कुछ और बता रहे थे, और तब पता चला कि वो मुकेश अंबानी के भी संपर्क में थे। मैं गड़बड़ा गया कि ये दोनों भाइयों की क्या कहानियां हैं। क्या वास्तव में मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के खिलाफ कहानी छपवाना चाहते थे, या ये गलत पूछ रहा थी, मुकेश अंबानी ऐसा नहीं चाहते थे? मेरे लिए खबर थी, चाहे वो अनिल अंबानी के खिलाफ होती या मुकेश अंबानी के खिलाफ होती, दस्तावेज थे, किसानों के संग धोखाधड़ी की बातें थी, मैं छापता। लेकिन मैं आज तक ही नहीं सोच पाया, मेरा अपना भाई है, अगर वो परेशानी में हो, वो तकलीफ में हो, तो शायद मैं अपना सब कुछ दे दूं, जो उसकी परेशानी को दूर कर सकता है वो करूं। क्या मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के रिश्ते अब इतने बिगड़ गए हैं कि एक भाई देश का सबसे बड़ा आदमी है और एक भाई फर्श पे आ गया? अब आप ये कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की धोखाधड़ी, फर्जी कहानियाँ, इन सबको सुनकर किनारा कर लिया। तो मैं कुछ ही दिनों में आपको बड़े भाई की भी कुछ कहानियाँ बताऊँगा और छोटे भाई की भी अभी कुछ और दास्तानें आने वाली हैं, वो भी बताऊंगा। मुझे लगा कि ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो कारपोरेट समूह के लोग होते हैं, इन जैसे शख्स होते हैं जो लगातार तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। राफेल में ऐसी कंपनी का नाम आ जाता है जो दिवालिया हो चुकी होती है। ये सब करते कैसे हैं? कौन लोग हैं इनके पीछे जो इतनी धोखाधड़ी के बावजूद इनके ऊपर हाथ रखे रहते हैं, संरक्षण देते रहते हैं? किसी भी पत्रकार का फर्ज है ये कि ऐसे धोखाधड़ी करने वालों के चेहरे बेनकाब किए जाएं। 4 PM ने ये किया। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक खुशखबरी ये है कि हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के चैनल भी शुरू कर दिए हैं। अब हमारे 8 चैनल हो गए हैं। राज्यों की खबर के लिए 4 PM यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, इन सबको सब्सक्राइब करिए। राज्यों की खबरें आपको वहाँ मिलेंगी। और एक खुशखबरी और है कि हमारे 18 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं।
हर 10 दिन में 1 लाख लोग हमसे जुड़ रहे हैं। व्यूअरशिप में हम सबसे आगे हैं। सोशल ब्लेड जो वेबसाइट है, एक पूरे दुनिया की वेबसाइट है, उस पर हर यूट्यूबर का लेखा जोखा रहता है, उसमें हम पॉलिटिकल कमेंटेटर में नंबर 1 पे हैं। 14 करोड़ से ज़्यादा व्यू हमारे 1 महीने में। ये सब आपके प्यार की खातिर है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह बेखौफ होकर, इसी तरह सच आपके सामने लाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।